आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जो हमारे समाज की एक बहुत ही उलझी हुई और थोड़ी कड़वी सच्चाई से जुड़ा है। हाँ, और काफी आम सच्चाई भी। बिल्कुल। जब कोई शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है तो बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है ये तो सुनने वालों ने अक्सर कहानियों या फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब बात अदालत के दरवाजे के अंदर की आती है ना, तो वहां क्या होता है? वहां का पूरा माहौल ही अलग होता है। सही कहा। आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैरिटल लिटिगेशन, नेविगेटिंग स्पाउसल डिस्प्यूट्स एंड कंडीशनल कंसेंट, यानी विवाह संबंधी रणनीतिक मुकदमेबाजी, पति पत्नी के विवाद और सशर्त सहमति। ये पूरा स्रोत मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विस्तृत विधिक विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें एडवोकेट अमन बाजपेयी जी और एडवोकेट रोहन तिवारी जी की काफी गहरी विशेषज्ञता शामिल है। और इस सोर्स मटेरियल की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ कानूनी धाराओं की बात नहीं करता, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। वही तो, इस डीप डाइव का जो मिशन है वो काफी स्पष्ट है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब वैवाहिक जीवन में साथ रहना किसी बुरे सपने जैसा हो जाए, तो अदालत के सामने अपनी बात रखने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। ये जानना जरूरी है कि कानूनी लड़ाई में आंसू या गुस्सा नहीं, बल्कि रणनीति जीत दिलाती है। एकदम सही। आम तौर पर होता क्या है ना, पारिवारिक विवादों में लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, पर आज हम देखेंगे कि जज की कुर्सी से देखने पर यह सब कितना अलग नजर आता है। देखिए, जब हम किसी भी पारिवारिक विवाद को देखते हैं तो असल में वहां दो अलग अलग दुनिया आपस में टकरा रही होती हैं। अच्छा, दो दुनिया? हाँ, एक तरफ होती है इंसानी भावनाओं, आहत हुए आत्मसम्मान और टूटे हुए रिश्तों की दुनिया, और दूसरी तरफ होती है कानून, सबूतों और अदालत की सख्त प्रक्रियाओं की दुनिया। मतलब इमोशन वर्सेस लॉजिक। बिल्कुल। जब कोई मामला घर की चारदीवारी से निकलकर कोर्टरूम में पहुंचता है तो वो सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं रह जाता, वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस बन जाता है। सही बात है। इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान और अदालत के काम करने के तरीके के बीच का एक बहुत ही बारीक तालमेल है। जो इस तालमेल को नहीं समझता वो अपना केस वहीं हार जाता है। हाँ, वो अपना केस खुद ही खराब कर बैठता है। अदालतें इस बात पर काम नहीं करती कि कौन कितना दुखी है, बल्कि इस पर काम करती हैं कि किसके पास क्या तथ्य है और उन्हें किस तार्किक रूपरेखा के साथ पेश किया गया है। चलिए इस पूरी स्थिति को खोलकर समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहां एक पति और पत्नी के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि अब उनका एक ही घर में रहना असंभव हो गया। रोज के झगड़े हैं, तनाव है। हाँ, रोज की चिक-चिक। ऐसे में आमतौर पर इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो यही सोचता है कि मुझे अब इसके साथ एक पल भी नहीं रहना। अब हमारे स्रोत के अनुसार अगर यही व्यक्ति अदालत में जाकर जज के सामने सीधे और कठोर शब्दों में ये कह दे कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को साथ नहीं रखूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल सुसाइड हो सकता है। वही ना, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। अगर कोई इंसान सच में परेशान है और वो सच बोल रहा है कि उसे साथ नहीं रहना, तो इसमें गलती क्या है? एक स्पष्ट ना अदालत में इतनी भारी क्यों पड़ जाती है? मैं सोच रहा था कि सच बोलना तो अच्छी बात होती है कोर्ट में। ये सवाल बहुत लाजिमी है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी अदालतें सोचती कैसी हैं। अच्छा। हमारे देश की न्याय प्रणाली में और दुनिया के कई और हिस्सों में भी अदालत का पहला झुकाव हमेशा शादी को बचाने की तरफ होता है। मतलब फैमिली को इंटैक्ट रखना। सही कहा। कानून की नज़र में शादी सिर्फ दो लोगों का अग्रीमेंट नहीं है, ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए अदालत हमेशा चाहती है कि किसी तरह सुलह हो जाए। तो जब कोई वहां जाकर सीधे इनकार करता है तो कोर्ट को लगता है कि ये तो कोशिश ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब इस कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है और बिना किसी बहुत ही ठोस कारण के सीधे कह देता है, मैं इसे साथ नहीं रखूंगा। जज के मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? कि प्रॉब्लम शायद इसी इंसान में है। एकदम। जज को तुरंत उस व्यक्ति की नीयत पर शक होने लगेगा। वो सीधा और सख्त इनकार उस व्यक्ति को अदालत की नज़र में एक विलन या बहुत ही जिद्दी इंसान बना देता है। मतलब अदालत को लगेगा कि शायद यही इंसान रिश्ते से भाग रहा है या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। हाँ, जज को ये महसूस हो सकता है कि गलती इसी पक्ष की है जो बिना कोई मौका दिए बस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कमजोर कदम है, क्योंकि इससे आपकी छवि एक असहयोगी इंसान की बन जाती है। आप अदालत को यह संदेश दे रहे हैं कि आप समाधान का हिस्सा नहीं है,
बल्कि आप खुद ही एक समस्या हैं। सही पकड़ा आपने। यहाँ से बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इंसान परेशान है, साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन अदालत में सीधा इनकार करना भी उसके लिए खतरनाक है। तो फिर वो करे क्या? वही सवाल है, वो कौन सा रास्ता अपनाए जिससे उसकी बात भी रह जाए और केस भी कमजोर न पड़े। यहीं पर सोत में एक मास्टर स्ट्रोक का जिक्र किया गया है। इस विश्लेषण में सीधे इनकार की जगह सशर्त सहमति की सलाह दी गई है, जिसे हम कंडीशनल कंसेंट कहते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार रणनीति है। ये रणनीति सुनने में जितनी व्यवहारिक लगती है, कानूनी तौर पर उतनी ही सुरक्षित भी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अदालत में जाकर ना कहने के बजाय कुछ इस तरह से बात रखी जाए कि मैं साथ रहने को पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ तार्किक और जायज शर्तें हैं। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि कैसे कानूनी शब्दावली का एक छोटा सा बदलाव कोर्ट रूम में पूरा गेम पलट सकता है। बस ना को हाँ लेकिन में बदल दिया। हाँ, शर्त सहमति सिर्फ शब्दों के साथ खेलना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। जब कोई व्यक्ति अदालत में शर्त सहमति पेश करता है तो जज को ये संदेश जाता है कि ये इंसान रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, वो घर बसाना चाहता है। बिल्कुल, ये इंसान अपना घर बसाना चाहता है, लेकिन ये अपने आत्मसम्मान, अपनी मानसिक शांति और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर ऐसा नहीं करेगा। और अदालतें हमेशा उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी नरम रहती हैं जो तार्किक या रीजनेबल बात करता है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये अदालत को कोई चालाकी नहीं लगेगी? मतलब क्या जज को ये महसूस नहीं होगा कि ये व्यक्ति बस अपनी शर्तें थोप रहा है ताकि सामने वाला खुद ही मना कर दे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब ये है कि अदालत को ये चालाकी तब लगती अगर शर्तें बहुत अजीब या असंभव होती। जैसे कि आप कहें कि मुझे चांद पर घर चाहिए। हाँ, वो तो मजाक हो गया। लेकिन अगर शर्तें जायज हैं तो ये चालाकी नहीं बल्कि समझदारी मानी जाती है। सोर्स मटेरियल में एडवोकेट अमन बाजपेयी और एडवोकेट रोहन तिवारी ने इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। चलिए उन उदाहरणों पर थोड़ी बात करते हैं, सुनने वालों के लिए ये काफी क्लियर हो जाएगा। जरूर। मान लीजिए पहली शर्त ये रखी गई कि पत्नी के व्यवहार में सुधार होना चाहिए और जो रोजमर्रा की बेवजह की कला है वो बंद होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी भी शांति पसंद इंसान की। हाँ, दूसरी शर्त ये हो सकती है कि मुझ पर और मेरे परिवार पर जो झूठे या बिना बात के मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। सही बात है। अगर आप पे फॉल्स केसेस चल रहे हैं तो आप उस इंसान के साथ एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? डर तो लगा रहेगा ना। बिल्कुल। और तीसरी शर्त ये कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक विवाद न करने का एक स्पष्ट और लिखित आश्वासन मिले। अब सोचिए, क्या एक शांत और सुरक्षित जीवन चाहने वाले इंसान के लिए ये शर्तें गलत हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक सामान्य और शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की बहुत ही बुनियादी जरूरतें हैं। इसमें कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है। बस यही वजह है कि अदालत इसे चालाकी नहीं मानती। उल्टा ये रणनीति विरोधी पक्ष पर एक भारी दबाव डाल देती है। अब गेंद उनके पाले में है। मतलब अब उन्हें साबित करना होगा कि वो इन शर्तों को क्यों नहीं मान रहे। एकदम सही। अब उन्हें अदालत को ये समझाना होगा कि वे इन जायज और सामान्य शर्तों को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। जो व्यक्ति पहले सीधे ना कह रहा था वो अब समाधान चाहने वाला व्यक्ति बन गया है। और जो दूसरा पक्ष शर्तों को मानने से हिचकिचा रहा है वो अब संदेह के घेरे में आ जाता है। वाओ, ये तो वाकई शतरंज की एक बहुत ही कमाल की चाल है। आपने अपनी बात भी मनवा ली और अदालत की नजर में आप एक समझदार इंसान भी बन गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक और पेंच है। वो क्या? रुकिए, स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहलू की तरफ ध्यान खींचता है और वो है ठोस सबूतों की अहमियत, यानी एविडेंस। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। अदालत में जाकर सिर्फ ये कह देना कि मेरा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है या मैं इन शर्तों पर ही साथ रहूंगा काफी नहीं होता। सिर्फ अच्छी बातें करने या आरोप लगाने से कोई केस नहीं जीता जाता। मतलब अपनी चिंताओं को, अपनी आशंकाओं को और जो शर्तें रखी जा रही हैं उनके पीछे के कारणों को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं। सही कहा। हमारे विश्लेषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, मोबाइल की चैट, व्हाट्सएप के मैसेजेस। डिजिटल साक्ष्यों की अहमियत आज के समय में कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि अदालतें सुनी सुनाई बातों पर कभी फैसला नहीं देती। एक एग्जाम्पल देके समझाइए ना कि कोर्ट में होता क्या एक्चुअली। मान लीजिए एक ही सेड शी सेड वाली स्थिति बन जाती है। पति कहता है मुझे घर में गालियां दी जाती हैं, इसीलिए मैं शर्त रख रहा हूं कि व्यवहार में सुधार हो। और दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता होगा कि मैंने तो कभी गालियां दी ही नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब एक डेडलॉक बन गया है। अदालत कैसे तय करे कि सच कौन बोल रहा है? जज तो वहां था नहीं। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही मैसेज भेजते हैं, गुस्से में फोन पर बात करते हैं, बहस करते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। ये सोचे बिना कि हमारी ये आम बातचीत कल को अदालत में एक निष्पक्ष गवाह बन सकती है। ये काफी डरावना भी है और जरूरी भी। बिल्कुल। वो डिजिटल सबूत एक ऐसे गवाह की तरह काम करते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। जब अदालत के सामने वो ऑडियो क्लिप प्ले की जाती है या व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट रखा जाता है, तो अदालत को यकीन हो जाता है कि जो डर या चिंताएं जताई जा रही हैं, वे हवा में बनाए गए मनगढ़ंत आरोप नहीं है। हाँ, वो शर्तें पिछले कड़वे अनुभवों के आधार पर तैयार की गई हैं। अगर आपके पास ये सबूत है, तो आपकी सशर्त सहमति की बुनियाद पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। और बिना सबूत के वे शर्तें सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाती है। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत आंखें खोलने वाली है जिन्हें लगता है कि सिर्फ अदालत में जाकर अपना दुखड़ा रो देने से या अपनी परेशानी बता देने से न्याय मिल जाएगा। तैयारी और सबूत जुटाना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई होगी। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और स्रोत के एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा अदालतों के व्यावहारिक समाधानों या डी-एस्केलेशन टैक्टिक्स के बारे में बात करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है लिटिगेशन का। हम जब टीवी या फिल्मों में कोर्टरूम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जज साहब बस बैठकर दलीलें सुनते हैं और आखिर में हथौड़ा पीटकर अपना फैसला सुना देते हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी और तुम आजाद हो। फिल्मों में काफी ड्रामेटाइज किया जाता है। लेकिन इस कानूनी विश्लेषण से ये बात उभर कर आती है कि असल जिंदगी में पारिवारिक अदालतें ऐसे काम नहीं करती। वे सिर्फ फैसले नहीं सुनाती, बल्कि विवाद की आग को कम करने के लिए बहुत ही व्यावहारिक उपाय भी खोजती हैं। अगर हम इससे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि पारिवारिक अदालतों का असल काम क्या है। वे सिर्फ न्यायाधीश या जज नहीं हैं, वे एक तरह से व्यवस्थापक और शांति दूत की भूमिका भी निभाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर और पीसकीपर। हाँ, जब पति पत्नी का झगड़ा अदालत पहुंचता है तो दोनों पक्ष अत्यधिक तनाव, गुस्से और बदले की भावना से भरे होते हैं। उस समय अदालत का पहला उद्देश्य उस आग को बुझाना या कम से कम उस विवाद को नियंत्रण में रखना होता है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। मतलब जब तक केस चल रहा है तब तक दोनों लोग सुरक्षित रहें और शांति बनी रहे, ये इंश्योर करना कोर्ट की प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल, और इसके लिए अदालतें डी-एस्केलेशन टैक्टिक्स अपनाती हैं। स्रोत में इसके दो प्रमुख उपायों का जिक्र किया गया है। पहला उपाय है अंडरटेकिंग लेना। ये अंडरटेकिंग क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक सादे कागज पर लिखवा लेना है कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे? सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? हाँ, क्योंकि अगर दो लोग घर में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जान खाने को तैयार हैं, तो एक कागज का टुकड़ा उन्हें कैसे रोक सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, देखने में अंडरटेकिंग सिर्फ एक कागज लग सकता है, लेकिन कानूनी दुनिया में इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये अदालत को दिया गया एक लिखित और औपचारिक वचन है, एक फॉर्मल प्रॉमिस टू द कोर्ट। हाँ, इसमें दोनों पक्षों से ये लिखवा लिया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, गाली गलौज या बेवजह का विवाद नहीं किया जाएगा। अब जो बात इसे कागज के एक आम टुकड़े से अलग बनाती है, वो है इसका परिणाम। परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, अगर कोई भी पक्ष घर जाकर फिर से झगड़ा करता है और उस अंडरटेकिंग को तोड़ता है, तो वो सीधे तौर पर अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी बन जाता है। ओह, तो अब लड़ाई उन दोनों के बीच की नहीं रही? नहीं, अब लड़ाई पति पत्नी की नहीं है। अब उस व्यक्ति ने सीधे अदालत के आदेश का अपमान किया है, जिसके लिए उसे तुरंत जेल भी भेजा जा सकता है। अरे वाह, ये जो जेल जाने का डर है वो तो बड़े बड़े गुस्से को शांत कर देगा और दोनों पक्षों को अपनी सीमाओं में रखेगा। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली तरीका है ना? और दूसरा उपाय जो स्रोत में बताया गया है, वो तो और भी हैरान करने वाला है। कुछ मामलों में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए अदालतें दोनों को एक अलग किराए के मकान में रहने जैसी व्यवस्था का भी सुझाव देती हैं। अलग घर का सुझाव, ये कैसे काम करता है और अदालत ये क्यों करती है? इसे आप खेलों में मिलने वाले कूलिंग ऑफ पीरियड या टाइम आउट की तरह समझ सकते हैं। कई बार
पारिवारिक झगड़ों की मुख्य जड़ पति पत्नी के बीच का आपसी मतभेद नहीं होता, तो फिर क्या होता है? बल्कि घर के बाकी सदस्य होते हैं, जैसे सास ससुर, ननाद या कोई और रिश्तेदार। एक ही घर में बहुत सारे लोगों के रहने से छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। ये बात अदालत बहुत अच्छी तरह समझती है। तो कोर्ट कहता है कि आप दोनों अलग रहकर देखिए। हाँ, इसीलिए अदालत ये सुझाव देती है कि पति पत्नी कुछ समय के लिए जॉइंट फैमिली या उस माहौल से निकलकर एक अलग घर में रहें। अदालत ये देखना चाहती है कि जब बाहरी लोगों का दखल खत्म हो जाएगा तो क्या ये दोनों अकेले में शांति से रह सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा है। और काफी इफेक्टिव भी। कई मामलों में अलग रहने से तनाव एकदम से कम हो जाता है और उन्हें अपने रिश्ते को सुधारने का मौका मिल जाता है। ये मुकदमों की तीव्रता को कम करने का एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक तरीका है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे कानूनी विश्लेषण की सारी बातों को एक जगह इकट्ठा करें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी जरूरी है। हाँ, यानी पारिवारिक मुकदमों में सफलता कानून की मोटी मोटी किताबों को रट लेने से या सिर्फ अच्छा वकील कर लेने से नहीं मिलती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने तर्कों को अदालत के सामने किस रणनीति और किस तरीके से पेश किया है। और सबसे बड़ी बात, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। सही कहा। ये एक ऐसी जंग है जहां आपको अपना गुस्सा, अपना ईगो और अपनी भावनाएं कोर्टरूम के बाहर छोड़कर आनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। कानूनी प्रक्रिया कोई 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं है। ये एक लंबी मैराथन है। इसमें बहुत धैर्य और एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति की जरूरत होती है। क्योंकि जब भावनाएं हावी होती हैं तो अक्सर इंसान अदालत में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए हर एक कदम को शतरंज की चाल की तरह सोचना पड़ता है। अदालत का कमरा वो जगह नहीं है जहां आप रोध होकर अपना गुस्सा निकालें या सहानुभूति बटोरें। ये वो जगह है जहां आप अपने अधिकारों की रक्षा तर्कों, सबूतों और एक मजबूत रणनीति के माध्यम से करते हैं। एक गलत बयान पूरे केस की दिशा बदल सकता है। ये चर्चा निश्चित रूप से वैवाहिक मुकदमों की उस छिपी हुई दुनिया का पर्दा हटाती है जिसे आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लोग अक्सर अनप्रिपेयर्ड जाते हैं। लेकिन हमारे स्रोत के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीजर या कहें कि अगले कदम का जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही आम है और अक्सर कोर्टरूम में देखने को मिलती है। कौन सी स्थिति? मान लीजिए पति ने हमारी आज की चर्चा सुनकर बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई और साशर्त सहमति दे भी दी। लेकिन तब क्या हो जब पत्नी अदालत में पलटवार करते हुए ये सीधा आरोप लगा दे कि पति उसे जानबूझकर साथ नहीं रख रहा है या उसे हमेशा के लिए त्याग रहा है, यानी डिजर्ट कर रहा है। डिजर्शन का क्लेम। ये बहुत कॉमन काउंटर अटैक होता है। ऐसे गंभीर आरोप के समय पति को अदालत में कौन सी सटीक कानूनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? उसे अपना बयान कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि वो कानून की नज़र में एक अपराधी या कमजोर पक्ष ना दिखाई दे? ये तो एक अलग ही कॉम्प्लेक्स लेवल की ड्राफ्टिंग होती है। वही ना, स्रोत में बताया गया है कि इस विश्लेषण के अगले भाग में इसी विशिष्ट बिंदु पर गहराई से बात की जाएगी। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के एडवोकेट अमन बाजपेयी और रोहन तिवारी अपने अगले मटेरियल में इसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे अदालत में बोला गया एक एक शब्द केस की पूरी हवा बदल सकता है। उस अगले विश्लेषण का इंतजार करना वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि कानून में आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी ढाल और आपकी सबसे बड़ी तलवार होते हैं। उनका सही चयन बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित करने वाला विचार मेरे जहन में आ रहा है। विचलित करने वाला विचार वो क्या है? आज हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और व्हाट्सएप चैट जैसी चीजें पारिवारिक अदालतों में मुख्य हथियार बनती जा रही हैं। कानूनी रणनीति के लिहाज से ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन अगर हम एक समाज के रूप में इस पर विचार करें तो क्या इससे हमारे सबसे निजी और अंतरंग रिश्तों में भी एक तरह का डर पैदा नहीं हो रहा है? ओह, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला दृष्टिकोण है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। सोचकर देखिए, शादी को दुनिया का सबसे पवित्र और गहरे भरोसे का रिश्ता माना जाता है। इंसान अपने पार्टनर से वो बातें कह सकता है जो वो दुनिया में किसी से नहीं कह सकता। सही बात है। प्राइवेसी और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है हस्बैंड वाइफ के बीच। लेकिन जब हर इंसान को ये कानूनी सलाह दी जा रही है कि वे अपने बचाव के लिए डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करें और उन्हें सुरक्षित रखें,
तो क्या भविष्य में होने वाला हर संवाद बदल नहीं जाएगा? मतलब लोग नेचुरल रहना बंद कर देंगे? बिल्कुल। क्या आगे चलकर पति पत्नी के बीच होने वाली हर छोटी बड़ी बहस, हर मजाक या हर सामान्य बातचीत इसी डर के साए में होगी कि कल को अगर हमारी लड़ाई हुई तो ये बातचीत अदालत में मेरे खिलाफ सबूत बन सकती है? ये डर तो किसी भी रिश्ते को खोखला कर देगा। वही तो मेरा पॉइंट है। क्या हम अनजाने में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां बेडरूम और डाइनिंग टेबल की बातचीत भी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सतर्कता के साथ की जाएगी? क्या ये लगातार सबूत इकट्ठा करने की मानसिकता उस बुनियादी भरोसे को ही खत्म नहीं कर देगी जिस पर कोई भी रिश्ता टिका होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी दाव पेंच और कोर्टरूम की दुनिया से बहुत आगे जाकर हमारे मानवीय रिश्तों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। क्या हम सच में अपने रिश्ते बचा रहे हैं या हम सिर्फ अपनी अपनी तरफ से एक केस जीतने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या ऐसी तैयारी के बीच किसी रिश्ते का स्वाभाविक रूप से पनपना संभव भी है? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ ही हमारी आज की ये डीप डाइव, ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें अपने स्तर पर जरूर सोचना चाहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ और नए तथ्यों और गहरी रणनीतियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और विचार करते रहिए।